हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे। और 7 में बात किसकी करने वाले हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड की। बहुत ही मजेदार, कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री वाला टॉपिक। तो हमेशा की तरह पूरी ताकत लगाएंगे, आप भी और हम भी, और अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो चलिए, एक बात भूले जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है क्या। न्यूक्लिक अम्ल यह है क्या? न्यूक्लिक एसिड बेटा एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, एक बृहत अणु है। अब ये बात हमें कैसे पता चली? आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात की थी, तो उसमें हमने बात की थी कि स्लरी को जब छाना गया तो दो पार्ट बन गए थे। याद आ गया? पहली बात क्या याद कि जो चीज छन गई थी, जो एसिड सॉल्युबल पूल में गई थी, उसे माइक्रोमॉलिक्यूल कहा गया। और जो छन्नी में रह गया था, कॉटन के कपड़े में जो रह गया था, जो छाना नहीं था, उसे हम लोगों ने क्या बोला था? एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड में अगले पदार्थ। और जितने भी एसिड में अगले पदार्थ थे, उन सभी को हम लोगों ने क्या बोला था? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये एसिड के साथ घुल करके नीचे नहीं गया, ये कहां पे रह गया? ये ऊपर रह गया था। और जितने ऊपर रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल या बृहत अणु। तो फाइंड इन द एसिड insoluble pool, अम्ल अगले भाग में पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब अगली बात समझो, वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यह है क्या? यह है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली माने क्या है? यहां पर पॉली का मीन्स है यहां पर बहुत से, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो पहले तो आप एक बात समझ लो कि दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। एक नया क्वेश्चन यहां पे जनरेट हो गया। इसका मतलब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, या हम ये कह सकते हैं कि
न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल बेसिक रूप से किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। या न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों की इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल होती है। क्लियर हो गई बात? अब एक प्रश्न यहां पर नया उठ गया। नया प्रश्न ये उठ गया कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड। देखो हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। तो ज्यादा दिमागबाजी नहीं करो कि हिंदी समझ नहीं आई, इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लिक अम्ल की क्या इकाई होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। अब क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? देखो इस बात को यहां से बहुत प्यारे से समझने की कोशिश करोगे। प्यारे लाल, बहुत प्यार से। क्या कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? देखो अगर इसका हम रासायनिक संगठन देखें, न्यूक्लियोटाइड को रासायनिक तौर पर देखें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड किन रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है, इस बारे में बात करें तो बेटा जब भी इसकी बात होती है ना, तो हमारा जो एनसीईआरटी कह रही है लाइन टू लाइन, मैं बार बार कहता हूं कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहा है। अब आप एनसीईआरटी को समझें जरा, याद नहीं करें, समझें। इसमें एक तो होता है मोनोसैकराइड्स, राइट। दूसरा इसमें पाया जाता है फास्फोरिक एसिड, और तीसरा इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस। अभी हम केवल क्या जान पाए कि न्यूक्लिक एसिड जो है या हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 अलग अलग रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक होता है मोनोसैकराइड्स, दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस क्षार। मोनोसैकराइड्स फास्फोरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रोजनस क्षार। क्लियर हुआ इतनी बात? अब इसके आगे की बात को ध्यान से समझना। 3 बातें आपको पता चल गई। क्या बात पता चली आपको कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक तौर पर 3 पदार्थों से बना है, मोनोसैकराइड से, दूसरा फास्फोरिक अम्ल से, तीसरा नाइट्रोजनस बेस से। अब अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, मोनोसैकराइड्स की बात करें, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाए थे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स। वास्तविक तौर पर ये होते हैं बेटा, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इसमें न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के मोनोसैकराइड्स पार्टिसिपेट होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर।
ये 5 कार्बन शर्करा है जिसका बेसिक फार्मूला होता है C5H10O4। इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इस तरीके से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा यहां पर लगा होता है CH2OH। राइट। पहले कार्बन पर इसको जरा और एक तरीके से देखो। मैंने क्या कहा कि पहले प्रकार का जो मोनोसैकेराइड्स वो होता है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। इसका फार्मूला है C5H10O4। यहां पर H, OH, H, 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 OH और यहां पर केवल H। अब बात करते हैं कि इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं। देखो, इसके सेकंड कार्बन पर यहां पर आप देख रहे हो ना, ये सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए यहां पर O4 है और इसको बोलते हैं डाईऑक्सी या डीऑक्सी। सेकंड कार्बन एब्सेंट है, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर। क्लियर हुआ। इस प्रकार की शर्करा जो होती है वो कहां पाई जाती है? इस प्रकार की शर्करा पाई जाएगी डीएनए में। कहां पाई जाएगी? डीएनए में। अब सर डीएनए कहां से घुस गया? बेटा, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं डीएनए और दूसरे को बोलते हैं आरएनए। तो जब हम डीएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा वहां पर लिखा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। इसलिए उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्लियर हुआ। तो डीएनए क्या है? एन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब अगर यही चीज हम आरएनए में एक बात करें, तो आरएनए में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो होती है राइबोस पेंटोस शुगर। कुछ चीजों की हिंदी नहीं होती भाई। आरएनए के केस में अगर हम बात करें तो आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें शर्करा बदल जाती है, इसलिए उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है C5H10O5। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे बनेगा? इस तरीके से, ऐसे H, OH, H, OH, H, OH, H, C, H2OH। अब देखो यहां पर इसके पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, तो ये पेंटोस शुगर हो गई। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया पेंटोस शुगर। क्लियर हुई बात। अब अगर बात करें हम लोग, तो इसमें O5 था, यानी इसके सेकंड कार्बन पर ये OH पाया जा रहा, ये OH पाया जा रहा। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में O नहीं पाया जा रहा था, केवल H पाया जा रहा था।
क्लियर हो गई बात? तो इसको बोलेंगे राइबोस पेंटोज शुगर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? ये कहां पाया जाएगा? आरएनए में। क्या नाम है इसका? राइबोस पेंटोज शुगर। अब दूसरे कंपाउंड की बात करें अगर, तो दूसरा मैंने क्या बताया था? फास्फोरिक एसिड। दूसरा पदार्थ है फास्फोरिक अम्ल। H3PO4। कैसे? P डबल बॉन्ड OH 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 और OH। क्लियर हो गया बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो H3PO4, अरे यार एक H ज्यादा हो रहा है, ये नहीं होगा यार, ये नहीं होगा क्योंकि 4 H हो जाएंगे, थोड़ी होगा। ये हो गया आपका H3PO4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रोजनस बेस की। तो दो बातें समझ में आ गई, शर्करा समझ में आ गई, फास्फोरिक अम्ल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी। और तीसरी बात, तीसरा कौन था? तीसरा इसमें पाया जा रहा था बेटा नाइट्रोजनस बेस। इसको बड़े ध्यान से समझो। नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के नाइट्रोजनस बेस को हम कहते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं इसको? प्यूरिन। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? प्यूरिन। दूसरे वाले को हम बोलते हैं पायरीमिडीन्स। पिरीमिडीन। नाइट्रोजनस बेस जो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार इसका होता है प्यूरिन, दूसरा प्रकार होता है पायरीमिडीन। अब दोनों में अंतर क्या है इसको समझो। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जो प्यूरिन होता है ये कैसा है? विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। दूसरी बात, एक बात हमें और ध्यान रखनी कि ये 9 मेंबर्ड कंपाउंड है। इस 9 मेंबर्ड का मतलब हो गया इसमें 9 कार्बन पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस है इसलिए इसमें पाया जाएगा नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इज, कहां कहां पे लगा होगा? 1379, पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, सातवें कार्बन पे और 9वें कार्बन पे लगा हुआ है। दिखने में कैसा है? डबल रिंग है। दिखा दूं कैसा होता है? चलो देख लो।
ये इस तरीके से ऐसे बनेगा, ऐसे गिनती करोगे तो पहले तो इसको ये आपका इस तरीके से बनेगा। अब ये हो गया डबल रिंग, दो रिंग दिख रही है आपको, एक ये दिख रही, एक ये दिख रही। 9 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए 9 मेंबर। अब नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए, तो नाइट्रोजन की अगर पोजीशन देखो तो पहले पे लगा है 1, दूसरे पे लगा है, ज्यादा केमिस्ट्री हमें आती नहीं भाई, जितना समझाना चाहिए तुम्हें उतना मैं बता दे रहा हूं। दूसरे पे लग गई, फिर 1 3 और फिर किस पे लगा, 7 पे लगा, और फिर किस पे लगा, 9 पे लगा। आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं रुकेगा। अब बायोमॉलिक्यूल ज्यादा तुम्हें समझना है तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाले सर से समझना है, मैं जो भी हूं आप। बायोलॉजी से मतलब है जी सर। तो ये 9 मेंबर्ड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक है, 9 मेंबर्ड कंपाउंड है। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, 1397, डबल रिंग कंपाउंड है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो इसमें ये जो प्यूरिन है ये 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार के जो प्यूरिन होते हैं उनको हम कहते हैं एडिनिन, और दूसरे को हम कहते हैं ग्वानिन। इसे ए से डिनोट करेंगे और इसे जी से डिनोट करेंगे, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। डिटेल स्टडी इसके बारे में पढ़ाई जाएगी आपको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में 12th में। अभी यहां पर इतने से काम चलाना है। अब अगर अपन बात करें पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन की अगर बात करोगे तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक ये 6 मेंबर्ड है, और इसमें नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो 1 और 3 पर है। जैसे अपन इसको ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से ऐसे, तो यहां पर एक नाइट्रोजन लगेगा और एक नाइट्रोजन यहां पे लगेगा इस तरीके से ऐसे। इधर से आप देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, नाइट्रोजन की पोजीशन ये जाएगी इसमें। और अगर अपन बात करें पिरिमिडीन की तो पिरिमिडीन भी 2 प्रकार का है। पहला प्रकार इसका कहलाता, ये 3 प्रकार के, एक तो ये कहलाता थाइमीन, दूसरा कहलाएगा साइटोसिन, और तीसरा कहलाएगा यूरेसिल। इनकी हिंदी भी यही है, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। कहीं दिमाग में तुम्हारे ये तो नहीं आ रहा कि हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे थे, सर क्या पढ़ाने लगे, अरे पागल हो क्या है। जब तक पूरी बात नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा, हवा में ना उड़ो। हाँ, बेसिक तौर पर बात हमारी आपकी चल रही थी, अब पूरी बात को ध्यान से समझो जरा। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है, और
न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो सबसे पहले आपको बताया गया कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो 3 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है, मोनोसैकेराइड्स, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनस क्षार से। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ा गया। सबसे पहले पढ़ा गया कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो इसमें यानी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जगह पर डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होती और कुछ जगह पर ये राइबोस पेंटोस शुगर होती यानी आरएनए में। क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल के ही पार्ट हैं। अब अगर अगली बात की गई तो अगला पार्ट था माना कि इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तीसरी बात हो गई कि नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस के बारे में सारी बातें आपको की गई। अभी तक हम केवल ये जान पाए कि चाय किन किन पदार्थों से बनती है, बनती कैसे है ये नहीं पता चला। यानी मेथड की बात करें अब कि ये तीनों पदार्थ किस प्रकार से आपस में कैसे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये आपस में किस प्रकार से संगठित होकर के न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक बात को समझो। 3 पदार्थ आपके पास है, फास्फोरिक अम्ल है, नाइट्रोजनस बेस है और शर्करा है। ये कैसे जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जैसे ये शुगर है, ये शुगर है, इसका 5वां कार्बन ये था और पहला कार्बन ये था। अगर शुगर के पहले कार्बन के साथ, ये पहला कार्बन है, के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, कोई भी का मतलब क्या हो गया कि एडेनिन जुड़े, ग्वानिन जुड़े, थाइमिन जुड़े, साइटोसिन जुड़े, यूरेसिल जुड़े, 5 थे ना नाइट्रोजनस बेस के प्रकार। इन 5 में से कोई भी जुड़े तो इनके जुड़ने से जो कुछ भी बनता है इसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम बताया? न्यूक्लियोसाइड बनता है। समझ पाए बात को? जब शर्करा के पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ता है तो बनने वाला पदार्थ न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब अगर बेटा इसमें जुड़ता कैसे, दोनों के बीच में यहां पर एक बंध होता है। इस बंध को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के बारे में हमने बात की थी आपसे। कब बात की थी? जब पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाया था। पूरी बात फिर से सुनो। जब शर्करा के पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ता है, बंध से जुड़ता है, तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अभी टाइड नहीं बना है, केवल साइड बना है। क्लियर हो गई बात? बात समझ पाए? अब ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं, ये डीएनए और आरएनए में इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे डीएनए में होगा, मान लेते जैसे ये बना, अब शर्करा को हम एस फॉर्म में कह रहे हैं, एनबी को। अब जैसे एस का मतलब शुगर, और इसके साथ हमने मान लीजिए ए जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब हमें ये देखना है कि ये शर्करा कौन सी है। मान लीजिए शर्करा जो है वो डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर के साथ एडिनिन जुड़ रहा है। ये क्या है? यहां पर एडिनिन है। तो बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड होगा इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। डीऑक्सी
एडिनोसाइन। क्लियर? लेकिन अगर केवल यहां पर राइबोस शर्करा जुड़ी है और इसके साथ ए जोड़ दिया जाए यानी एडेनिन जोड़ दिया जाए, अब इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। केवल इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। एडिनोसाइन नाम कहां पे होगा? आरएनए में होगा। और ये वाला नाम कहां होगा? ये होगा डीएनए में। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरीके से अगर एस के साथ हम जी को जोड़ दें, यानी शुगर के साथ हम किसको जोड़ दें? ग्वानिन को जोड़ दें। जी फॉर क्या था? ग्वानिन। अब ग्वानिन को जोड़ दें तो बनने वाला न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा? ग्वानिनोसाइन। इसी प्रकार अगर हम एस के साथ टी को जोड़ दें तो बन जाएगा ये थाइमोसाइन। इसी प्रकार अगर यस के साथ हम जोड़ दें यू को तो ये बन जाएगा यूरिडाइन। यस के साथ अगर हम सी को जोड़ दें, साइटोसिन को जोड़ दें तो बन जाएगा साइटिडाइन। ये सब क्या थे? ये सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड है। यही चीज अगर यहां पे होती, जैसे ऊपर वाले में डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होगा तो नाम अलग हो जाएंगे हर बार, बस हम वही डीऑक्सी आगे जोड़ दें। तो जैसे डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानिनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन, डीऑक्सी थाइमिडाइन। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब तीसरा पदार्थ अभी नहीं जुड़ा है। तीसरा पदार्थ कौन नहीं जुड़ा? अभी हमने फास्फोरिक अम्ल को इसके साथ नहीं जोड़ा है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, 2 जगह दिया है। एक लिपिड के नीचे दिया है बेटा, वो भी पढ़ना है, और बाद में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिया गया है, उसको अलग से पढ़ना है। और दोनों बातें यहां समझाने की कोशिश की जा रही। अब यदि हम क्या करें कि जैसे ये हमारी शर्करा है, ये शर्करा है एस, इसके पहले कार्बन के साथ हम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ें, ठीक। और 5वें कार्बन के साथ अगर हम फास्फोरिक अम्ल को जोड़ दें, यानी कुल मिलाकर के P प्लस एस क्या है? शुगर प्लस NB, इनको जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो इनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये बना न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहां पर भी जैसे यहां पर हमने क्या बताया कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ऐसे ही शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में जो बंध बनता है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। इसे हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो जैसे न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के थे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के हैं। अब जैसे यहां पर इस तरीके से मान लीजिए किया जाए कि शुगर यहां पे P, और इसके साथ अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें? यहां पर A जोड़ दें तो एडिनोसिन जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। कुल मिलाकर के न्यूक्लिक अम्ल में जो अम्लीय स्वभाव है, जो एसिडिक नेचर है, वो इसके कारण है, इसके फास्फोरिक अम्ल के कारण, तभी तो अब एसिड हो गया। अगर इसी तरीके से हम क्या करें कि मान लेते हैं यहां पर ऐसे P और यहां पर हम G जोड़ देते, अब इसका नाम हो गया ग्वानालिक एसिड। इसी प्रकार यदि हम यहां पर P के साथ T जोड़ देते हैं तो अब इसका नाम हो गया, क्या हो जाएगा इसका नाम? थाइमिडिलिक एसिड।
थायमिडिलिक एसिड। इसी तरह यदि हम यहां पर क्या कर दें, ATG हो गया, C जोड़ दें, अगर यहां पर P और यहां पर C जोड़ दें तो इस बार इसका नाम हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड। ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं। ये सारे के सारे क्या बन गए, ये न्यूक्लियोटाइड बने। चर्चा इस बात से स्टार्ट हुई थी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो अब इसकी केवल इकाई हम सीख पाए कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। अब जरा इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह देखो। न्यूक्लियोटाइड, अब जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये है, इसके साथ A जुड़ा है, ये S है, ये P है, तो ये क्या है, ये अकेला न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर हम इसके साथ फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड और जोड़ दें, मान लीजिए इसके साथ हमने जोड़ दिया T, अब इसका क्या नाम हो गया, अब इसका नाम हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड। क्यों नाम हो गया इसका डाई न्यूक्लियोटाइड, चूंकि दो जुड़ गए। इसी तरीके से अगर हम इसके साथ और भी जोड़ते चले जाएं, इस तरीके से ऐसे कई सारे जोड़ते चले जाएं ऐसे, तो ये क्या बन गया हमारा बेटा, ये हमारा बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मान ली यहां पर T जुड़ा, यहां पर G जोड़ दें, यहां पे C जोड़ दें, फिर यहां पे A जोड़ दें, तो अब ये क्या बन गया, यहां से यहां तक अब ये बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बात यहीं से स्टार्ट हुई थी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। देखो इस चैप्टर में यहां से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, जितना यहां तक पूछा गया या जितना बुक में दिया हुआ था वो यहीं तक है। अब इसके DNA और RNA, चारगाफ रूल्स और ये सब हम लोग पढ़ेंगे 12th वाले क्लास में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए बेटा, एक चलते चलते बात मैं आपको और बता देता हूं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। कितने मिनट, अब तुम लोग बार बार सुनते हो कि AMP, यह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि शुगर के साथ NB, नाइट्रोजनस बेस एडिनिन, शुगर के साथ क्या जुड़ा, A जुड़ा, फिर इसके साथ एक फास्फेट जुड़ा, तो ये हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब अगर ये ऐसे हो जाए कि S के साथ A, फिर P, फिर P, अब दो जुड़ गए ना, दो फास्फेट जुड़ गए, तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी को हम बोलते हैं ADP। इसी तरह अगर S के साथ A, फिर P, फिर P और 3 फास्फेट जोड़ दो, अब ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। तो अभी मैंने ऐसे जनरली आपको बता दिया है, फिर कभी हम आपको बताएंगे कि इसमें हाई एनर्जेटिक बॉन्ड कितने होते हैं, लो एनर्जी बॉन्ड कौन सा होता है, और कितने टूटने पर कितनी एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो वास्तव में अगर ATP ADP की बात की जाए तो ये कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। तो बच्चों, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया और हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो क्लास होगी किसकी, एंजाइम्स की। और एंजाइम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं
पूरी बुक के लिए, पूरी बायोलॉजी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो बड़े आराम से और बड़ी मेहनत के साथ अगली क्लास जरूर अटेंड करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास।